इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी सोल्जर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जख्मी है, जिसे गोलियां लगी है। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो होश में नहीं आता। और यहाँ से कहानी जाती है ठीक 3 दिन पहले फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक अमेरिकन बेस को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान में, और यहाँ पर आर्मी की मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में बताया जाता है कि हमें किसी भी कीमत पर अहमद शाह को और उसके सबसे खास आदमी तर्राक को पकड़ना है। दरअसल अहमद शाह 20 से ज्यादा यूएस मरीन्स को मार चुका है, साथ ही साथ वो उन गाँव वालों को, रेफ्यूजीज को भी मारता है जो अमेरिकन आर्मी की मदद करते हैं। इसीलिए अहमद शाह को मारने के लिए मिशन बनाया जाता है। इस मिशन के लिए 4 लोगों को चुना जाता है और इन चारों में होते हैं माइकल, मर्फी, मार्कस, मैथ्यू और डैनी। इन चारों को हिंदू कुछ पहाड़ियों के पीछे से उस गांव तक पहुंचना है जहां पर अहमद शाह और उसका खास आदमी तर्राक है। इन्हें ये भी बताया जाता है कि तुम्हारी मदद के लिए 2 टीम्स हमेशा यहाँ पर तैयार रहेंगी। एक का नाम है क्विक रिएक्शन और दूसरी टीम जो कि हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उस गाँव के आसपास ही रहेंगे जहाँ पर इन्हें जाना है। इन्हें 3 घंटों का पहाड़ी का सफर तय करना होगा, उसके बाद ये उस गाँव तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पहाड़ियाँ, ये रास्ते बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर जहरीले सांप है और साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि ये हर जगह से अपने बेस तक कांटेक्ट नहीं कर सकते। इन्हें अपने बेस पर कांटेक्ट करने के लिए सही जगह पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर अहमद शाह और उसके लोग आते हैं। वो एक घर से एक आदमी को बाहर लेकर आते हैं और पूरे गाँव वालों के सामने उसकी गर्दन काट दी जाती है। दरअसल इन लोगों को शक होता है कि इस आदमी ने अमेरिकन आर्मी की मदद की है। ये उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। तालिबानी अफगानिस्तान पर इसी तरह से जुल्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 4 सोल्जर्स जिन्हें अहमद शाह को मारने का मिशन दिया गया है, उन चारों को रात के अंधेरे में हिंदू कुछ पहाड़ियों के आसपास छोड़ दिया जाता है। यहाँ से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ रेडियो में ये अपनी पोजीशन की खबर भी देते रहते हैं। दरअसल इनका हर एक वर्ड, हर एक नाम कोड में होता है। इन्हें स्पार्टन कहकर बुलाया जाता है। अब पूरी रात चलने के बाद सुबह ये उस गाँव के पास पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अहमद शाह है। ये दूरबीन से गाँव की तरफ देखते हैं लेकिन इन्हें गाँव में अहमद शाह का नाम और निशान भी नहीं दिखता। ये रेडियो से अपने बेस पर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि अभी तक अहमद शाह ने नहीं दिखा, इसीलिए इनके साथ हवा में जो दूसरी टीम होती है जिसका नाम अपोलो टीम है, उसे वापस बुला लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि रिलैक्स करो और जैसे ही अहमद शाह की कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है तो हमें कांटेक्ट करो। और अब ये चारों के चारों वहीं पहाड़ी के पास दूसरी पहाड़ी पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये चारों अलग अलग होते हैं और कुछ ही देर बाद जब ये दूरबीन से एक बार फिर से गाँव की तरफ देखते हैं तो उन्हें अहमद शाह, तर्राक और उसके कई सारे आदमी वहाँ पर देखते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 10 लोग होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर 10 से कई ज्यादा लोग होते हैं। ये रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन जहाँ पर ये इस वक्त है यहाँ पर सिग्नल नहीं होते, इसीलिए ये अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पाते। और कुछ ही देर बाद इन्हें एहसास होता है कि झाड़ियों से इनकी तरफ कोई आ रहा है। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बकरियां हैं, उनके पीछे 3 आदमी भी होते हैं जिसमें एक बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़का और एक बच्चा होता है। अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनमें से एक का पैर मार्कस के पैर पर जो झाड़ियों में लेटा होता है उसे टकराता है और अब मार्कस और उसके साथी झाड़ियों से बाहर आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं। और जब वो बूढ़े आदमी की चेकिंग करते हैं तो उसके पास एक वॉयलेस वॉकी टॉकी होता है। ये समझ जाते हैं कि ये तीनों तालिबान के हैं और अभी एक बार फिर से रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं होते, इसीलिए उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। इनके पास एक सैटेलाइट फोन भी होता है लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट फोन यूज करना बहुत रिस्की हो सकता है। इससे दुश्मनों को उनकी लोकेशन का पता चल सकता है, पर इनके पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ये अपने सैटेलाइट फोन से बेस पर कांटेक्ट करते हैं। इनका कॉल लग जाता है। इन्हें अपने कमांडर से बात करनी होती है जो अभी भी सो रहे होते हैं और जब तक सोल्जर कमांडर को बुलाकर वापस लाता है इनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद बेस से इनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। और अब इन चारों को फैसला करना होगा कि इन तीनों का क्या करना है। इनके साथ जो मैथ्यू होता है वो कहता है कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम इन्हें छोड़ दें और इनका पीछा करें, या इन्हें यहीं पर बांध कर चले जाएं ताकि इन्हें भेड़िए खा लें, या ये ठंड से मर जाएं, या फिर हम इन तीनों को यहीं पर गोली मार देते हैं। मैथ्यू अपने तीनों साथियों से कहता है कि हम इन्हें नहीं मार सकते, अगर हमने इन्हें मारा और दफना भी दिया तो इनकी बॉडी को ढूंढ लिया जाएगा और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सब ये कहेंगे कि 4 आर्मी सील्स ने एक मासूम बच्चे को भी मारा। और इनके बीच में अब आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि अगर हम इन्हें जाने देते हैं तो ये नीचे जाकर अहमद शाह और उसके लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और हमारा पूरा का पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। मार्कस इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये एक बच्चा नहीं बल्कि एक फाइटर है, इनकी आंखों में देखो हमारे लिए नफरत है। दरअसल इन सब की आंखों में इनके लिए नफरत होती है और सबसे ज्यादा नफरत उस लड़के की आंखों में होती है जो सबसे जवान होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अब इनके साथ जो माइक है, जो इनका लीडर भी है, वो उन्हें कहता है कि हम इस मिशन को यहीं पर खत्म करते हैं, हम इन तीनों को छोड़ देंगे और वापस पहाड़ी की तरफ जाएंगे। पहाड़ी से हम अपने बेस पर कांटेक्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये इन तीनों को छोड़ देते हैं। इन तीनों में जो जवान लड़का होता है वो बड़ी तेजी से भागता हुआ गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ये चारों के चारों पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मैथ्यू का पैर फिसलता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह से ये चारों के चारों पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। जब ये पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये गलत पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। यहाँ एक बार फिर से ये अपने लोगों से बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर भी सिग्नल नहीं होते और ये फैसला करते हैं कि इन्हें नीचे जाकर ट्राई करना चाहिए और अगर कांटेक्ट नहीं
नहीं होता तो रात पर ये यहीं जंगल में छुप कर रहेंगे और अगली सुबह अपने बेस की तरफ निकल पड़ेंगे। नीचे आने के बाद इनका कांटेक्ट नहीं होता और जब ये एक जगह बैठे होते हैं तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये अपनी गन की दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। इसीलिए इनका एक साथी माइक वो कहता है कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो देखता है कि पहाड़ों पर बहुत सारे अहमद शाह के लोग खड़े हैं और ये समझ जाते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा था उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन अहमद शाह को दे दी और अहमद शाह और उसके लोग इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो वापस आता है और मार्कस को कहता है कि हमला करने के लिए तैयार रहो। मार्कस को भी समझ में आ जाता है कि तालिबान और उसके लोगों ने इन्हें घेर लिया है। वो कहता है कि शायद मैंने गलत तरफ वोट किया, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि जो हमारे पास मौका था उस मौके की नजाकत के हिसाब से जो भी फैसला किया वो सही था। और तभी इन्हें पेड़ के पीछे का आदमी दिखता है जिसके हाथ में गन होती है और इससे पहले कि वो इन पर गोली चलाता मार्कस उसे गोली चलाकर मार देता है और उसके बाद दोनों तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। ये अहमद शाह के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं लेकिन ये खुद भी बहुत जख्मी हो जाते हैं। इन्हें गोलियां भी लगती है और ये भागते हुए पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और एक चट्टान से ये चारों के चारों कूद जाते हैं। ये लुढ़कते हुए चट्टान के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से इनका रेडियो भी खराब हो चुका है। बहुत देर तक कहीं से भी कोई गोली नहीं चलती। इन्हें लगता है कि ये सेफ है लेकिन तभी चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक गोली माइक के पंजे पर लगती है और एक गोली डैनी की पीठ पर है। अहमद शाह के लोग इन पर लगातार हमला कर रहे होती है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है इसीलिए इन्हें यहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ये सब के सब चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। माइक कहता है कि मुझे ऊपर जाना होगा ताकि मैं सैटेलाइट फोन से अपने बेस से कांटेक्ट कर सकूं। और वो ऊपर जाने से पहले मार्कस को अपनी गोलियों की मैगजीन भी देकर जाता है। वो उसे कहता है कि कभी भी हार मत मानना। और उसके बाद माइक गोलियों से बचता हुआ चट्टान की चोटी तक पहुंच जाता है और सैटेलाइट फोन से बेस से कांटेक्ट करता है। इस बार कांटेक्ट हो जाता है और वो कहता है कि हमें एयर सपोर्ट चाहिए, यानी कि उन्हें हेलीकॉप्टर से मदद की जरूरत है। और उतना कहते ही वहाँ पर अहमद शाह के लोग आ जाते हैं और वो माइक को गोली मार देते हैं और अब ये सिर्फ 2 बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस पर 2 डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए इनकी तरफ उड़ चलते हैं। यहाँ पर एक और रनवे में 2 ब्लैक हॉक्स को दिखाया जाता है जो उड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो बिना अपाची कवर के नहीं उड़ते और अपाची कवर वाले हेलीकॉप्टर यहाँ से कहीं और दूसरी जगह चले गए होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही वो वापस आएंगे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। और अब डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्कस और मैथ्यूज अहमद शाह के लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे इनका पहला डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर लैंड करता है तभी उनकी तरफ एक आरपीजी आती है और वो हेलीकॉप्टर को हिट करती है जिसमें इसमें ब्लास्ट होता है और ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर चट्टान से नीचे गिर जाता है। इसमें जितने भी सोल्जर्स थे उन सब की मौत हो जाती है। इसलिए अब जो दूसरा हेलीकॉप्टर होता है वो नीचे लैंड नहीं कर सकता क्योंकि चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है और ना ही इनके पास कोई कवर होता है। हालांकि उसमें बैठा हुआ सोल्जर हेलीकॉप्टर के पायलट को बोलता भी है कि उसे नीचे उतारो, लेकिन वो कहता है कि बिना कवर के हम इसे नीचे नहीं उतार सकते और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। मैथ्यू और मार्कस जो अलग अलग हैं जब इस हेलीकॉप्टर को वापस जाता हुआ देखते हैं तो उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। वही मैथ्यू के ऊपर अहमद शाह के लोग एक बार फिर से हमला कर देते हैं। हालांकि मैथ्यू कई लोगों को मार भी देता है लेकिन आखिर में उसे गोलियां लग जाती हैं और वो भी अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। और अब सिर्फ मार्कस बचा है जो बुरी तरह से जख्मी है। वो एक पत्थर के नीचे छुप जाता है और अहमद शाह और उसके सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें अपाचे कवर मिल चुका है। और इन हेलीकॉप्टर्स को देखने के बाद अहमद शाह और उसके सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर को कुछ भी हलचल नीचे नहीं दिखती इसीलिए ये वापस चले जाते हैं। और मार्कस जो बुरी तरह से जख्मी है जो पत्थर के नीचे छुपा हुआ है वो पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। और जब सुबह उसे होश आता है तो उसकी पूरी बॉडी पर जख्मों के निशान होते हैं। उसके पैर की हड्डी भी टूट चुकी होती है। वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है। वो चारों तरफ भी देख रहा होता है लेकिन उसे कहीं पर कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती। और तभी उसे सामने पानी दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यासा होता है। और जब वो पानी पी रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर 3 आदमी और एक बच्चा उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। वो उन्हें कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं गोली मार दूंगा। वहाँ पर जो आदमी होता है वो उसे शांत रहने के लिए कहता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते। और तभी अहमद शाह के लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो जो आदमी होता है वो उसे कहता है कि तुम शांत रहो। और जब मार्कस उनके साथ एक बच्चे को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये अहमद शाह का आदमी नहीं है। इसके बाद वो आदमी उसे अपने साथ अपने गाँव ले आता है। ये एक पश्तून होता है जिसका नाम मोहम्मद गुलाब है। मोहम्मद गुलाब उसे अपने घर ले जाता है। हालांकि उसके अपने लोग उसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से तालिबान वाले उन पर हमला करेंगे। लेकिन मोहम्मद गुलाब किसी की कोई बात नहीं सुनता। हालांकि मार्कस अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। मोहम्मद गुलाब उसे बोलता है कि तुम अमेरिकन हो। ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, बस ये इशारों से एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं। मार्कस कहता है कि हाँ मैं एक अमेरिकन हूँ और वो उसे मैप दिखाता है। वो उनसे पूछता है कि हम किस जगह पर हैं। मोहम्मद गुलाब मैप में उंगली रखकर अपनी लोकेशन बताता है। इसके बाद मार्कस एक मैसेज लिखता है और वो कहता है कि ये अमेरिकन आर्मी तक पहुंचा दूं। और मोहम्मद गुलाब उस मैसेज को अपने एक आदमी को देता है और वो अमेरिकन बेस की तरफ निकल पड़ता है। वहीं अब तालिबान वाले मार्कस के खून के निशान के जरिए गाँव तक पहुंच जाते हैं और इनमें अहमद शाह का सबसे खास आदमी तर्राक भी होता है। ये घरों की तलाशी लेना शुरू करते हैं और ये मोहम्मद गुलाब के घर तक भी पहुंच जाते हैं। और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो मोहम्मद गुलाब को थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो अंदर से मार्कस को बाहर ले आते हैं। और बाहर चौराहे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर खून भी लगा होता है। दरअसल अहमद शाह के लोग बार बार इस गाँव में आते हैं और इस गाँव के लोगों को जिन पर उन्हें शक होता है उनकी
उसकी गर्दन को इसी पेड़ पर रखकर कलम कर देते हैं। वो मार्कस को कहते हैं कि अब तेरी बारी। अब जैसे ही वो मार्कस को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है तभी उसके सामने मोहम्मद गुलाब आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। मोहम्मद गुलाब के साथ उसके गाँव के और भी लोग होते हैं और वो यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोहम्मद गुलाब तराक को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। और अब तराक और उसके लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। मार्कस को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार उनसे पूछता भी है लेकिन ये उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। ये मार्कस को एक बार फिर से घर के अंदर ले जाते हैं। मार्कस मोहम्मद गुलाब के बेटे से चाकू मांगता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। वो चाकू के बदले बतख ले आता है लेकिन तभी वहाँ पर मोहम्मद गुलाब आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये चाकू मांग रहा है। वो उसे चाकू देता है और उस चाकू से मार्कस अपने जख्म में फंसे हुए लोहे के टुकड़ों को निकालता है। ये सब करने में उसे बहुत दर्द होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। मोहम्मद गुलाब उसके जख्म को साफ करता है और उसे कपड़े पहनाता है। अगली सुबह जब मार्कस की नींद खुलती है तो मोहम्मद गुलाब उसे खाने के लिए कुछ देता है और मार्कस एक बार फिर से मोहम्मद गुलाब से पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तभी इनके घर पर गोली चलती है। दरअसल अहमद शाह और उसके सभी लोगों ने इस पूरे गाँव को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। और एक तालिबान मार्कस तक पहुंच जाता है। वो उस पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे मार रहा होता है। पर तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के हाथ में चाकू देता है जिससे मार्कस उस तालिबान को मार देता है। और अब यहाँ पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं और वो अहमद शाह और उनके आदमियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिससे उनके कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए वहां से भाग जाते हैं। मोहम्मद गुलाब अब अमेरिकन आर्मी के पास जाता है और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा एक साथी अंदर है। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मार्कस होता है। वो मार्कस को अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। मार्कस बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। मार्कस अपने साथियों को कहता है कि मोहम्मद गुलाब और उसकी फैमिली को अपने साथ ले चलो, लेकिन आर्मी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये इस गाँव में रहेंगे तो ये सेफ रहेंगे, हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के पास आता है। मार्कस उसे अपने गले लगा लेता है और उसके माथे को चूमता है और उसके बाद वापस मार्कस को बेस कैंप में ले आया जाता है। मार्कस अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो बेहोश होता है और ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे होते हैं जिस वजह से मार्कस की सांसें वापस आ जाती है। वो बच जाता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद गुलाब और उसके गांव वालों ने मार्कस की मदद क्यों की। दरअसल अफगानिस्तान में 2000 साल से पुरानी रिवायत है और इस रिवायत के मुताबिक अगर कोई भी इंसान दुश्मन से अकेला घिरा हो या किसी भी अकेले इंसान को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो अफगानिस्तान वाले उसकी मदद करेंगे और इसीलिए वो मार्कस की मदद कर रहे होते हैं। हालांकि इस मदद के बाद मोहम्मद गुलाब को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें 4 सालों तक छुप कर रहना पड़ा। तालिबानों ने उनके ऊपर हमले किए, उनके घर पर बॉम्ब ब्लास्ट भी किया और एक हमले में उनके कजन की मौत भी हो गई। सन 2010 में मार्कस ने मोहम्मद गुलाब को एक मेहमान के तौर पर अमेरिका बुलाया। वो अमेरिका शिफ्ट नहीं हो सके क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। हालांकि मार्कस ने इसकी बहुत कोशिश भी की लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और इसी के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।